नमस्कार मित्रों, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज का जो हमारा विषय है एग्रीकल्चर या कृषि। हम सबको पता है कि किसी भी देश के जनता को सही से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए वहां कृषि का होना बहुत जरूरी है। यदि कृषि का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो तो किसी भी देश में भूखमरी की समस्या आ सकती है। तो आइए इन्हीं सारे बिंदुओं पे हम एक एक करके अभी चर्चा करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारे कुछ इस टॉपिक के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसके अंतर्गत फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों और पशुपालन भी की जाती है। तो कृषि के अंतर्गत फल का उत्पादन, फ्रूट्स प्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन, पशुपालन और वेजिटेबल्स भी उगाया जाता है। अब बता दूं आपको कि कुछ लोगों को नहीं जानकारी होगा, तो कृषि को भी हम पशुपालन को भी हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही रखते हैं। दूसरी बात कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या होता है, तो आइए समझते हैं। प्राथमिक क्रिया को थोड़ी सी शॉर्ट में समझते हैं। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है वे सारे क्रिया जो कच्चे माल की उपलब्धता करवाता हो। जैसे क्या है कि आप बिस्किट बनाते हैं तो बिस्किट बनाने के लिए आपको गेहूं की आवश्यकता है। लोहे के औजार बनाते हैं तो जो कच्चा लोहा जरूरी है, या आप कुछ भी या यदि आप कपड़ा बनाते हैं तो पटसन की आवश्यकता होती है। तो जो कच्चा माल उपलब्ध करवाए जो उद्योग, उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो कृषि को भी हम प्राथमिक क्रिया में रखते हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से जुड़ा हुआ है। अब समझिए कि 50% लोग कृषि से जुड़े हुए, इसका मतलब पूरे दुनिया की जनसंख्या की हम बात करें तो आधे जनसंख्या कृषि से जुड़े हुए हैं। कितने बड़े स्तर पे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। रोजगार के साथ साथ ये अन्न भी उपलब्ध करवाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है कृषि। और भारत में 2/3 लोग कृषि से जुड़ा हुआ है। समझिए कि 2/3 लोग, 2/3 का मतलब आपको लगभग जो है ना 60% के आसपास लोग अभी भी भारत में कृषि से जुड़े हुए हैं। आगे आइए, कुछ कृषि के नाम जो आपको पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है। जैसे आपको पूछेगा कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम का उत्पादन। रेशम का उत्पादन का मतलब है कि रेशम के कीटों को जब हम पालते हैं तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। दूसरा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, फिशिंग। फिशिंग को पीसीकल्चर के नाम से जानते हैं। फिर आइए बीटीकल्चर। बीटीकल्चर को द्राक्ष कृषि भी कहा जाता है। तो घबराइएगा नहीं, कहीं कभी आपको बीटीकल्चर मिलेगा और कहीं आपको मिलेगा द्राक्ष कृषि। तो दोनों में से कुछ भी दिखे आपको तो अंगूरों की खेती से होता है। फिर आइए चौथे नंबर पे हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जब सब्जियों, फूलों और फलों का प्रोडक्शन बड़े स्तर पे किया जाता है तो उसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये समझ गए होंगे पीसीकल्चर किसे कहते हैं, विटीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर किसे कहते हैं और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। ये चारों जो कल्चर है वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में आपको यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे अभी कृषि के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता और क्या क्या खूबियां है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें निर्वाह कृषि। और निर्वाह कृषि के भी 2 भाग है। कौन कौन से भाग है? पहला है आपको गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है इसमें आपको आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि को हम कहते हैं
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और आदिम निर्वाह कृषि को हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। और आदिम कृषि के भी दो भाग हैं, आदिम कृषि के दो भाग हैं, उसमें पहला है स्थानांतरित कृषि और दूसरा है चलवासी कृषि। तो आइए हम पहले देखते हैं आपको गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि गहन निर्वाह कृषि में होता है कि खेत का जो आकार होता है, खेत का आकार छोटा होता है, स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है खेत का आकार। दूसरे नंबर पे बता दूं कि इसमें जो पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया जाता है, पारंपरिक जो यंत्र है उसका उपयोग करके कृषि की जाती है। तीसरी बात कि इसमें उत्पादन काफी कम होता है और प्रोडक्शन कम होता है, और इसमें परिवार के लोग, अपने परिवार के लोग ही फैमिली मिलकर के करते हैं। तो इससे समझ गए होंगे आप कि गहन निर्वाह में क्या होता है, प्रोडक्शन कम, पारंपरिक यंत्रों का प्रयोग घर के लोग ही करते हैं, और जमीन पे काफी भार होता है। मतलब क्या होता है कि कम ही जमीन पे बार बार फसल उपजाया जाता है, जैसे साल में 2-3 कृषि कर ली जाती है। तो ये आपको बताया मैंने गहन निर्वाह कृषि की। अब आइए हम देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। अब ये जो आदिम निर्वाह कृषि, इसमें दो प्रकार है। ये पहला प्रकार हम देखेंगे स्थानांतरित और दूसरा देखेंगे चलवासी। आइए थोड़ा नीचे। स्थानांतरित में क्या होता है, नोमैडिक एग्रीकल्चर, और ये है आपको चलवासी। तो स्थानांतरित में होता है आपको ये कृषि आपको अमेजन नदी बेसिन में की जाती है, और अमेजन नदी बेसिन में जानते हैं कि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, और बारिश होने के कारण वहां के जंगल काफी घने होते हैं, और जंगल घने होने के कारण वहां कृषि करने के लिए जंगल को साफ किया जाता है, और साफ करने में बहुत परेशानी होती है। और जब जंगल को साफ किया जाता है, साफ करके आपको कृषि करने लायक भूमि बनाया जाता है, और फिर एक जगह पे कृषि करने के उपरांत जब यहाँ के लोगों को लगता है कि ये जमीन उपजाऊ नहीं है, तो ये दूसरे जगह कृषि करने के लिए चले जाते थे। अब इसमें जो कुछ क्षेत्र है, इसमें जो क्षेत्र है आपको बता दूं कि इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र है, इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र 30 डिग्री आपको नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यहां काफी वर्षा होती है। उसके बाद आइए आपको बताते हैं कि चलवासी ये कृषि जो है आपको अर्ध शुष्क वैसे क्षेत्र में किया जाता है जहां पानी की काफी कमी होती है, जल की काफी अभाव होता है ये कृषि करने के लिए। जैसे आपको सहारा या कह सकते हैं कि अफ्रीका का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां ये कृषि की जाती है। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ जानवरों को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह घूम करके कृषि करते हैं, और ये अपना स्थान जलवायु के हिसाब से या यह कह सकते हैं कि मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और जहां जाएंगे वही कृषि करने का काम ये शुरू कर देते हैं। तो अभी हमने देखे कृषि और कुछ कृषि के नाम, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। फिर हम देखे कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। आइए अब हम आगे कुछ और आइए अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में इतना समझ लीजिए कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बड़े स्तर पे की जाती है। इसमें जो जमीन होते हैं बहुत बड़े स्तर पे, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े पे खेती की जाती है। बाजार को मुख्यतः मार्केट को ध्यान में रख करके कृषि की जाती है। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, और यह जो कृषि होता है मुख्य रूप से आपको डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख करके
किया जाता है। सिंपल सी बात समझिए कि बाजार को ध्यान में रख करके या बाजार को टारगेट किया जाता है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। अब देखिए कि बाजार को ध्यान में रख करके कृषि और पशुपालन किया जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों जो है ना मार्केट के हिसाब से की जाती है कि मार्केट में कितनी डिमांड है। जिस फसल की डिमांड होगी उस फसल की या जिस डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड होगी उस डेयरी प्रोडक्ट पे अधिक ध्यान दिया जाएगा। बड़े स्तर पर कृषि की जाती है। आपको बताया था इससे पहले कि जो गहन कृषि थी उसमें छोटे स्तर पे की जाती थी, इसमें बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों पे कृषि की जाती है। विस्तृत क्षेत्र, अधिक पूंजी और आधुनिक यंत्र, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है बिल्कुल आपको नई तकनीकी का प्रयोग की जाती है, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी का। उसके बाद आइए वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब जो वाणिज्यिक कृषि की जाती है इसमें आपको कौन सी अनाज की फार्मिंग होती है, तो मुख्यतः इसमें गेहूं और मक्का की कृषि होती है। मुख्यतः होता तो इसके अलावे बहुत सारे चीजों की कृषि की जाती है, लेकिन मुख्यतः यदि आपको पूछा जाए तो इसमें गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और शीतोष्ण घास के जो मैदान है इस क्षेत्रों पे वाणिज्यिक अनाज कृषि मुख्यतः की जाती है। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में मुख्यतः ये कृषि होती है। आइए अब देखते हैं मिश्रित कृषि के बारे में कि मिश्रित कृषि क्या है। मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें भोजन व जानवरों की इसमें भोजन व जानवरों की चारा की खेती साथ साथ की जाती है और पशुपालन भी की जाती है। सिंपल सा समझिए कि जब कृषि और पशुपालन एक साथ हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड या मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार आपको पेपर में स्टेटमेंट दिया जाएगा कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं सॉरी, तो स्टेटमेंट में होगा कि आपको एक से अधिक कृषि जब साथ साथ की जाती है तो मिश्रित कृषि कहते हैं। पशुपालन और कृषि जब एक साथ की जाती है, या ऐसे करके दो चार ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप लगाना है कौन सा, कि जब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग। यूरोप, यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से ये कृषि की जाती है, मतलब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ। और ये जब कृषि कहाँ कर की जाती है, बड़े बड़े जहां क्षेत्र होते हैं वहां पे मिक्स कृषि की जाती है। आइए अब हम देखते हैं मुख्य फसलें, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं वाणिज्यिक में। तो सबसे पहले चावल, धान की खेती। तो धान की खेती के लिए आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो काफी उपयुक्त है। अब उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों, क्योंकि धान की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है और अधिक तापमान और जल दोनों की आवश्यकता होती है। और इसकी जो मिट्टी होती है ये मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी की जल धारण करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अब ये सारे कंडीशन कहाँ मिलेंगे, तो ये सारे कंडीशन आपको या तो ट्रॉपिकल होगा या तो सब ट्रॉपिकल होगा। ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन है, इस जोन में जो है सारे कंडीशन है जो कंडीशन धान के लिए या चावल की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुख्य उत्पादन, तो इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चीन में, भारत में, जापान में आदि में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑप्शन में आए तो आपको चीन लगाना है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दुनिया में चीन में होता है चावल की। उसके बाद आइए हम देखते हैं गेहूं, वेट। तो मध्य तापमान, टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए, इसको मीडियम टेम्परेचर चाहिए की जरूरत होती है। और ये जो दोमट मिट्टी का मतलब इसकी भी जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है लेकिन जलोढ़ मिट्टी से कम, और इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है दोमट मिट्टी। उसके बाद भारत में शीत ऋतु में आप जानते हैं कि नवंबर के आसपास भारत में इस फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी मतलब ये पक करके तैयार हो जाता है गेहूं। दूसरी बात कि गेहूं रबी फसल है।
उसके बाद हम देखते हैं मक्का के बारे में। तो मक्का के लिए भी आपको जो टेम्परेचर चाहिए, मीडियम टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर में इसकी खेती नहीं हो पाती है। और वर्षा के साथ साथ इसको तेज धूप भी चाहिए, वर्षा तो चाहिए और तेज धूप भी चाहिए। ये जो कृषि होती है मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका, या यूं कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका वाली जो लाइन है, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, कनाडा के साथ साथ ब्राजील वगैरह में भी इसकी खेती होती है। उसके बाद देखते हैं कपास। कपास को सुनहरा सोना भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप, इसको सुनहरा सोना भी कहा जाता है, सॉरी सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से यह खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी में बताया था आपको, दो फसल जलोढ़ मिट्टी के है मुख्य रूप से, याद रखिएगा, एक धान की कृषि और एक पटसन कपास की कृषि। दोनों को सेम कंडीशन चाहिए, ज्यादा जल भी चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए। उच्च तापमान, भारी वर्षा, मुख्य रूप से ये कहां होता है, भारत और बांग्लादेश में। मुख्य रूप से जो इसकी खेती होती है कहां होती है, भारत और बांग्लादेश में। टी, चाय की खेती। चाय की खेती के लिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए, ठंडी चाहिए, ठंडी जलवायु में। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए पूरे साल वर्षा होना चाहिए। और वर्षा के साथ साथ ये जो खेती की जाती है, आपको ढलान पे खेती की जाती है। ढलान पे इसके बागान होते हैं, चाय के बागान। और इसमें पानी कभी नहीं जमा होना चाहिए। बारिश तो चाहिए, लेकिन पानी बिल्कुल मिट्टी को गीला करके पानी निकल जाना चाहिए। इसीलिए खेती कहाँ की जाती है, पहाड़ी इलाका में। देखिएगा असम, पश्चिम बंगाल, ये जो दार्जिलिंग वगैरह है, इसमें इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। दूसरी बात कि चाय में क्या जाता है कि जो चाय के बागान में चाय के पत्ते को तोड़ करके उससे आपको चाय पत्ती बनाई जाती है। दूसरी बात ये ढाल नुमा जगह पे की जाती है। और भारत में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है चाय की। तो इस वीडियो के माध्यम से कृषि वाला चैप्टर से यही सारा कुछ करवाना था। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको करवाने का प्रयास किया है। तो यदि आपको वीडियो में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।